बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी में खुशामदीद। मैं हूँ नाज़रीन। रियल एस्टेट पाकिस्तानी मईशत में अहम हिस्सा रखती है। हज़ारों अफराद ने इसमें सरमायाकारी की गई और हज़ारों अफराद को ये जो शोबा है वो रोज़गार फ्राहम किए हुए है। नाज़रीन, पब्लिक टीवी ने रियल एस्टेट के इशूज़ के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट के इशू, मसाइल, सरमायाकारी और चैलेंजेस पर बातचीत कर सकें। नाज़रीन, लगभग 13 बरस के बाद पाकिस्तान में रियल एस्टेट में तेज़ी दिखाई दी है। कई नए प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जाते ही रियल एस्टेट का शोबा भी तनज़ली का शिकार है। इसकी क्या वजूहत है? क्या ये सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या दीगर कारोबार की तरह पाकिस्तान में रियल एस्टेट का शोबा भी आखिरी सांसें ले रहा है? लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के आने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जिद्दत के साथ प्रॉपर्टी डीलर्स का ट्रेंड भी बदला और रियल एस्टेट मार्केटिंग के नाम पर डिजिटल मार्केटिंग का आगाज़ भी हो चुका है। किस्तों पर प्लाट के नाम पर जो ना सिर्फ बैरून अंदरून मुल्क पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने भी खासी सरमायाकारी कर रखी है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं जिन्होंने बगैर किसी कानूनी तकाजे पूरे किए सिर्फ चंद सौ कनाल अराजी खरीद कर हज़ारों कनाल अराजी सिर्फ नक्शे पर ही बेच डाली। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी का मकसद भी यही है कि हम उन किरदारों को बेनकाब कर सकें और कोशिश करें कि हम उन मुतासिन तक पहुँच सकें जो इन किरदारों के हाथों लुट चुके हैं। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो रियल एस्टेट की तेज़ी और मंदी के हवाले से, जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद की जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो इलेक्शन होने थे 25 दिसंबर को, वो 1 जनवरी तक मौखर हुए। मौखर होने की वजह क्या थी ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के नाम पर शहरियों को अरबों रुपए का फ्रॉड जो है वो उनसे किया गया। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम रखते हैं और आप CEO हैं गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के। मेरी दूसरी जानिब तशरीफ रखते हैं सरदार अयाज खान साहब, आप CEO हैं PG ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के और G15 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं एक ग्रुप को लीड भी कर रहे हैं। तो मैं आगाज़ में नासिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा, रियल एस्टेट में आप देख रहे हैं कि एक तेज़ी आई, एकदम कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आई। क्या वजह, आपको बुनियादी क्या वजह नजर आती है कि रियल एस्टेट में एकदम तेज़ी की वजह क्या हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से आपने ये एक पब्लिक शो जो है, प्रॉपर्टी शो जो है वो आपने लेके आए हैं और मैं समझता हूँ ये आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रहेगा जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको उजागर करने के लिए। और दूसरी आपने बात की कि रियल एस्टेट का शोबा जो है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पिछले जो 5 से 7 साल है उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात कर लें तो ज़बरदस्त ग्रो किया है। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। उसकी बहुत सारी वजूहत ऐसी भी हो सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ पूरी तवज्जो नहीं दी गई और रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है वो काफ़ी आसान होता है कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं और आने वाले टाइम में उसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो मौजूदा जो तेज़ी थी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कोई 12 से 13 बरस बाद एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, हर बंदा ही प्रॉपर्टी के काम की जानब जो है वो गामजन हो गया। तो ये तेज़ी की वजह क्या आपको नज़र आती है? मेरा इससे पहले भी आपको पता है 2003, 4 और 5 के अंदर भी पाकिस्तान जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया था। फिर उसके बाद जो है वो 2014 से लेके 2022, 2021 तक जो है वो बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान के अंदर बूम आया। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों की इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं समझता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया है। और लेकिन बहुत सारे मसाइल भी बने हैं, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो भी ऐसे आए कि जिनकी वजह से अभी जो इसमें जो पहले एक बूम था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जा रहा है। मैं सरदार याद साहब की तरफ आऊँगा। सरदार साहब, आप बताइएगा, आपने बूम देखा, बड़ी तेज़ी, हर बंदा रियल एस्टेट से मुंसलिक हो गया, पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी तादाद वो भी रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हुई। शायद ये वजह भी हो सकती है कि रियल एस्टेट के कारोबार में तेज़ी थी। आपकी नज़र में अब जो एकदम तनज़ली का शिकार होता जा रहा है, रियल एस्टेट का कारोबार आस्ता आस्ता जो है वो तनज़ली की तरफ जा रहा है, तो आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया और मुझे दावत दी। बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, इमरान खान साहब की, तो उनका एक विजन था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने काफ़ी बूम दिया, उसकी वजह से बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को कारोबार मिला
और उसकी वजह से जो बेशुमार बेरोज़गार लोग थे वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आए। जैसे मार्केटिंग की कंपनीज खुली और उसमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि प्रॉपर्टी में पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए। लेकिन जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद नई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये बिल्कुल मार्केट डाउन हो गई है। इस टाइम मैं समझता हूँ कि अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो ये जो इंडस्ट्री है ये बिल्कुल बैठ जाएगी और बहुत बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैलेगी पाकिस्तान में। अच्छा यासब, ये फरमाइएगा कि आप देख रहे हैं कि पहले प्रॉपर्टी डीलर, एक टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर होता था, एक छोटा सा दफ्तर बनाया और एक सामने एक छोटी सी एलसीडी लगाई होती है और बैठे बस प्रॉपर्टी डीलर बैठे होते हैं और साइड विजिट करवाना है और लोगों का माइंड मेकअप करना है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत ऑफिस बनाए होते हैं, नौजवान पढ़े लिखे वहाँ बैठे होते हैं। तो ये जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में उनकी एंट्री है, अगर ये बिज़नेस बैठता है तो उनका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? जी, आप देखें हमारे पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो है नहीं कि हम किसी और साइड पे जा सकें। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को, इसको उनको तवज्जो दे के ठीक करना चाहिए ताकि ये बेरोज़गारी ना फैले। जब बेरोज़गारी फैलती है तो आपको पता है बदअमनी और जो दूसरी साइडों में लोग चले जाते हैं बगैर बड़ी उसके हालात ख़राब होते हैं मुल्क के। नासिर साहब, यही फरमाइएगा कि हम देखते हैं कि आए रोज़ एक नई हाउसिंग सोसाइटी आ रही होती है और बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आप भी देख रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि जिनके पास ना तो एनओसी है ना लेआउट प्लान उन्होंने अप्रूव करवाया हुआ है। कुछ कनाल वो चंद कनाल वो जगह लेते हैं और वो हज़ारों कनाल बेच देते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है कि इदारे क्यों इस मुकाम पर खामोश बैठे रहते हैं? जी फैसल भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पिछले जब 5 से 7 साल के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने ग्रो किया और साथ ही बहुत सारे ऐसे भी अनासर सामने आ गए जिन लोगों ने चंद 100 कनाल लैंड जो है वो परचेज़ की किसी भी रोड के ऊपर और एक छोटा सा गेट बनाया और अच्छी उसकी एडवर्टाइजमेंट करके सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो है प्लॉट बुक किए। लेकिन पिछले 5 साल 7 साल या 10 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक 200 से 400 मेंबर जो है उनको भी प्लॉट जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। और उसमें सबसे बड़ा जो झांसा था वो इंस्टॉलमेंट्स था। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आए, बहुत अच्छे जिन लोगों की ऑलरेडी जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट की पहले क्रेडिबिलिटी थी उन्होंने भी अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। लेकिन इस वक्त भी हम लोग अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर लें तो दर्जनों ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त भी सोशल मीडिया की जीनत है। साइड के ऊपर उन्होंने छोटा सा एक ऑफिस बना के उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों से जो है वो सरमाया इकट्ठा किया और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। तो नासिर साहब, ये दरादर फाइलें बिक्री होती है, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आते हैं, लैंड ऑन ग्राउंड होती नहीं है, दरादर फाइलें बिक्री होती है। तो फाइलें खरीदने वाले क्या वो उनको नहीं चाहिए कि खुद भी जाके विजिट करें कि ये सोसाइटी कहीं स्टैंड भी करती है? फैसल भाई, इसमें मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने अपना पूरी तरह किरदार अदा नहीं किया और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि ये किरदार अदा करें। जैसे हमने पहले बात की कि इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल लोग पहले मौजूद थे और जो अभी नए पढ़े लिखे लोग जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि वो अपने इन्वेस्टर का, अपने क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो है वो दिफा करें और उसको सेव करें ताकि आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक स्लम्प आ रहा है उससे बचा जा सके। लेकिन असर में कैसे वो सेलेक्ट कैसे करें? आपको पता है इतनी सारी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज है, सोशल मीडिया पे धूम मचाई होती है ख्वाबों का जहां जन्नत ज़मीन पर। तो लोग कैसे उस फैसला करें कि ये रियल एस्टेट मार्केटिंग ठीक है, ये ठीक नहीं है? तो ये फैसला कैसे कर पाए? मेरे ख्याल में जहां रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर लेके आए, प्रेजेंट करें, वहां पे जो आम एंड यूजर है, जो जेन्युइन क्लाइंट है, जो इसके अंदर सरमायाकारी कर रहा है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको भी चाहिए कि वो सिर्फ किसी एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के ऊपर ना जाएं। किसी एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी की जो एक बड़ी प्रोफेशनल सी उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट बनाई होती है उसके ऊपर ना जाएं। बाकायदा तौर पे साइट विजिट करें और एक नहीं 2-4 रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियां या रियल एस्टेट एडवाइजर से बाकायदा तौर पे मशवरा करें कि हम लोग इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी लीगल फॉर्मेलिटी इसने पूरी की है नहीं है, ऑन ग्राउंड इसके पास लैंड मौजूद है नहीं है, इसका साबका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो सारी चीज़ें देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। सरदार साहब, आप बताइएगा, इतनी सारी मार्केटिंग कंपनी हैं, शायरी देखते हैं बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे आपको पता है इमेजेस आते हैं, वीडियोस बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं। ये बताइएगा, इस्लामाबाद में के इर्द गिर्द आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो नाम तो लिख देते हैं जी फ़लाँ सिटी इस्लामाबाद, फ़लाँ सिटी इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद की हदूद में होती नहीं है। तो मुतलका अदारे क्यों खामोश रहते हैं? इस्लामाबाद का नाम जब वो लिख रहे होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? फैसल भाई, 2003 में देखा होगा आपने, उस टाइम भी यही था, जब बूम आया तो बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ आई मुख्तलिफ सिटीज़ के नाम से, और उन्होंने
एडवर्टाइजमेंट की, प्लाट बेचे और मुड़ के वो गायब हो गए। अभी रिसेंटली भी जब ये बूम आया मार्केट में तो फिर दोबारा वही सिनेरियो चलना शुरू हो गया। लोगों ने बेशुमार सोसाइटीज़ मार्केट में आई, लोगों ने बेचा, फ्रॉड किया और चले गए। मैं समझता हूँ कि इदारों को स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है वो लैंड है। बिल्कुल लैंड के बाद जो एनओसी के मामलात हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो इतने आसानी से एनओसी जारी नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी आसानी पैदा की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग एनओसी ले के प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। तो अयास भाई, बहुत सारी ऐसी अब मैक्सिमम हाउसिंग सोसाइटी, अब मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, उनके पास एनओसी नहीं है, एलओपी नहीं है, जगह नहीं है, लोग फिर भी ले रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? लोगों का कसूर नहीं है कि वो भी जाके चेक करें कि इनके पास तो एनओसी नहीं है, इनके पास तो जगह ही नहीं है, तो वो लेते क्यों हैं? इसमें मैं समझता हूँ फैसल भाई, मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है कि मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर देता है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिसके पास ना लैंड है, ना एनओसी है, ना एलओपी है। सबसे पहले मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको चाहिए कि जाके वेरीफाई करें। सबसे पहले इनके पास लैंड मौजूद हो, उसके बाद एनओसी का प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हम सारे ही कसूरवार हैं। मीडिया हो, हमारे रियल्टर्स हों, या उसके बाद जो भी लोग इसे सेल परचेज करते हैं। नासिर भाई, ये बताइएगा, जैसे सरदार साहब ने बात की कि मीडिया और हम सब कसूरवार हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो ले रहा होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक बार जाके वो सोसाइटी का विजिट तो कर ले, सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी चेक कर ले, मुतलका किसी अदारे को लेटर लिख के या वहाँ पर पर्सनल विजिट करके कर ले, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जो ले रहा होता है कि उसको भी कम से कम छानबीन करनी ज़रूरी होती है। देखिए फैसल भाई, जो आपने बात की है ना कि लेटर लिखें, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। मतलब कि एक कोई मेंबर जो है वो कोई जेन्युइन क्लाइंट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट ले रहा है तो वो मुतलका जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या सीडीए है, तो उन इदारों को लेटर लिखने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और वो इदारे आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हुए पड़े हैं और उनकी तरफ से वापस जवाब जो है वो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो इसमें इदारों का भी कसूर आप कह रहे हैं कि इदारे भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पे इस वक्त हम लोग सारे इसके अंदर जिम्मेदार हैं। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं और वो क्यों नहीं एक्शन करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2004 के अंदर बहुत सारे बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे और उस वक्त अभी भी बहुत सारे, नासिर भाई, बहुत सारे बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट उस वक्त 5 से 7 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट थे जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था कि वो फ्रॉड करते। उनमें एक बैंकर सिटी के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट था। अब बैंकर सिटी 2004 के अंदर उन लोगों ने पैसा उठाया, फ्रॉड किया और बाद में नैब केस बना और नैब केस का आपको पता है फैसला क्या आया। 2022 के अंदर मैं जंग अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक मैंने खबर पढ़ी कि नैब ने बैंकर सिटी के जो मुतासरीन हैं उनको 20% जो उनकी ओरिजिनल रकम कितने अरसे बाद, मेरे ख्याल में ये 2004 और 2022 18 साल बाद जो है वो नैब ने 20% रकम जो है वो रिकवर करके दिया। मिसाल के तौर पे अगर 2004 के अंदर किसी बंदे ने 1 लाख रुपया उसके साथ फ्रॉड हुआ था, उसको 18 साल बाद जो है 20,000 रुपये जो है वो रिटर्न हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे इदारों की बहुत सारी नाअहली है। इदारों को फैसले जल्दी करने चाहिए। एक फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड का फैसला जो है 18 साल क्यों लगे हैं? वो मैक्सिमम 6 महीने साल के अंदर जो है वो उस बंदे को पकड़े, उसकी जो प्रॉपर्टी उसने जहाँ पे ली हुई है। और बहुत सारे आपको पता है फ्रॉडी। अच्छा, मुझे नासिर भाई ये बताइएगा, आप भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, आपकी नज़र में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनुमा में जितनी प्रोजेक्ट सेल के लिए आए हुए हैं, जिनकी फाइलें बिक रही हैं, आपकी नज़र में कितनों के पास एनओसी होगा या कितनी लीगल है और कितनी आपको ऑथेंटिक सोसाइटीज लगती हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त अगर 20 से 22 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं, तो 5 से 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है, जिनकी बेस है, या जो पुराने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या जिनके पास एनओसीज मौजूद हैं या लैंड उनके पास मौजूद है। बाकी इस वक्त 12 से 15 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनके पास ना तो एनओसी मौजूद है, ना उनके पास लैंड है और ना साइट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं और धड़ाधड़ जो है वो फाइलें बेची जा रहे हैं। तो फाइलें बेच रहे हैं अयाज भाई, जब या सब ये इतनी सारी फाइलें बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, पैसा वो लेकर कहीं पाकिस्तान में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये सैकड़ों जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जब ऐसे बिक जाएंगे तो लोगों का पुरसाने हाल फिर बाद में कौन देखेगा? हुकूमत की तरफ तो नजर कैसे लगा के हुकूमत को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? जैसे नासिर भाई ने बताया कि एक केस था जो 18 साल के बाद जाके फैसला हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया को भी किरदार अदा करना चाहिए। जो ऐसे केसेस हों उसको परसू करें, उनको बैक करें ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। आप देखें कि करेंसी कितनी डिवैल्यू हो गई है। 20 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी आज वो कहाँ पहुँच गई है। तो इसलिए इसमें मीडिया को भी किरदार अदा करना चाहिए। और इदारे हमारे वैसे ही आपको पता है स्लो हैं। आप किसी जगह एनओसी लेने चले जाएं, आपके पास लैंड कंप्लीट होगी, चूँकि हमारे इदारे पोलिटिसाइज हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या होता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए आप प्रोजेक्ट लेना एनओसी लेने जाते हैं तो किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और कितना कितना मुश्किल होता है, कहाँ कहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं?
सर रिश्वत की सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो 100% जो बेस है, वो आपकी ज़मीन होनी चाहिए। आपकी लैंड होगी तो उसके बाद आपके सारे प्रोसेस होंगे। आपका एनओसी का मामला जो है, हमारे जितने अदारे, मैंने पहले बताया आपको कि सारे पॉलिटिसाइज हैं। जितने अदारे हैं, ये आरडीए, सीडीए है, एलडीए है, इनमें एनओसी लेने के लिए आपको हर जगह पैसे देने पड़ते हैं, ज़ाहिर है। ये तो हमारे नहीं, लेकिन यहाँ पे या साहब आप भी देखते हैं कि एनओसी लेने हम चले जाते हैं, हमारे पास लैंड है 1000 कनाल, एनओसी हम 1000 कनाल पे ले आते हैं, लेकिन हाँ बेचते 1 लाख कनाल है, तो उसको चेक एंड बैलेंस किसने रखना होता है? ज़ाहिर वो भी अदारे का काम है, वो भी जो अदारे की तो फेलियर आपके सामने है कि अदारे पहले एनओसी की प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको जगह जगह पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो देखते हैं कि इनके पास एनओसी कम अराजी का वो ज़्यादा खरीदते हैं, तो लोगों को क्यों ये आगाही जो वो सोसाइटी प्रॉपर नहीं देती? सर जिम्मेदारी मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि इसमें सारे हम जिम्मेदार हैं। मैं पिछले दिनों की आपको बात बताऊँ कि एक सोसाइटी मार्केट में आई, मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमसे मुलाकात करें, हमारी मार्केटिंग करें। तो आप बिलीव करेंगे कि उनके पास मैं गया, उनके पास ऑफिस नहीं था, वो एक होटल में बैठ के बिज़नेस करते थे, नासर साहब ना जानते होंगे। मैं उनकी लैंड देखने गया तो उनके पास लैंड नहीं थी, ना उनके पास लैंड है, ना उनके पास ऑफिस है। वो कहते हैं होटल में आ जाएं, हमसे डील कर लें, पैसे दे दें और बेच दें। तो ये जिम्मेदारी ज़रा सबसे पहले रियल्टर के तौर पे मेरी नासर भाई की जिम्मेदारी बनती है। और मैंने उनसे कहा कि जी मुझे आप पे यकीन नहीं, और मैंने उनका काम नहीं किया, नासर भाई ने भी उनका काम नहीं किया। नासिर साहब आप भी सुन रहे हैं जी, ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिनके पास अपने दफातर भी नहीं है और वो होटल में बैठ के फाइलें बेच रही हैं। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही अल्लाह, मतलब अदारे कहाँ हैं, अदारे क्यों नहीं कोई एक्शन करते? अच्छा फैसल भाई, इसमें एक बात मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि इसमें जो मजबूत होगा, जिसके तल्लुक गवर्नमेंट में होंगे, उसको गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, इदारा नहीं पूछेगा। जिसके पास ज़मीन होगी, जो सही काम करने वाला होगा, उसको एनओसी जारी नहीं होगा, उसको तंग भी किया जाएगा। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का। आप क्या कहेंगे नासिर भाई इसी पे मेरे ख्याल में ये आपने जैसे ये प्रोग्राम किया है प्रॉपर्टी का, और मैं समझता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इदारों तक भी पहुँचा सकते हैं। और जो इस वक्त, और जो स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान की जो अवाम है, आप बहुत सारी इस प्रोग्राम के थ्रू आगाही भी दे सकते हैं कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त अच्छा है और कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट अगले आने वाले टाइम में फ्रॉड की सूरत में आपके सामने आएगा। नासिर साहब, जो ओवरसीज बैठा है वो तो बड़ा ब्लाइंड है, उसे तो पता है कि हमारे पाकिस्तानी है, सच बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो सच है, जो इतनी खूबसूरत वीडियोस आ रही हैं वो सच है, वो तो उसी बेस पे ले जाता है। उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ तो कुछ ऑन ग्राउंड चीज़ है कोई नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो इसको चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? मेरे ख्याल में इसमें इदारों ने चेक एंड बैलेंस रखना है जी, और इदारों को इसमें भरपूर अपना जो है वो एक्टिविटीज़ दिखानी चाहिए। जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो इदारे इस वक्त ओवर सेलिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा आने वाले टाइम में जो हमारा अलमिया होगा, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ओवर सेलिंग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए लैंड इकट्ठी करना और फिर उसको डेवलप करके मेंबरान को हैंड ओवर करना, ये नासिर साहब एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। नासिर, जैसा कि सुनिए कि सबकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है, इसमें हम भी शामिल हैं, इदारे भी शामिल हैं, कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें मुतल्लिका जगह जाके एक बार खुद भी चेक करनी चाहिए। तो मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल के बाद और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अय्याज़ खान साहब। हम बात करेंगे अब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। इससे पहले ये इलेक्शन होने थे, 25 दिसंबर को मौखर किए गए। अब ये इलेक्शन 1 जनवरी यानी परसों होंगे। क्यों मौखर किए गए, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अय्याज़ खान साहब। सरदार साहब, आपका इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के, और आप एक पैनल को लीड भी कर रहे हैं, तो क्या आपको वजह नज़र आई क्यों ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए? सर इलेक्शन पोस्टपोन होने की वजह ये थी कि इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ, उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो इलेक्शन इस वजह से डिले हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आप एक पैनल को लीड कर रहे हैं, आपके पैनल का बुनियादी मंशूर क्या है, और साथ ये बताइएगा कि सोसाइटी की जो मसाइल क्या हैं? सर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन तमाम के मसाइल सेम ही है इस्लामाबाद में। आज से कोई आप 15-20 साल पहले चले जाएँ तो CDA के बाद और RDA के बाद सबसे अथेंटिक चीज़ जो थी वो कोऑपरेटिव इदारे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी। लेकिन इदारों की कमज़ोरी की वजह से आज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोई एक आध को छोड़ के कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो डिलीवरेंस की साइड पे जा रही हो, और ये मसाइल तमाम सोसाइटीज़ में एक तरह के ही हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल हैं वो ये हैं कि यहाँ तकरीबन 13,000 के लगभग अलाटीज़ हैं जिनके पास प्लाट्स के लेटर्स हैं जी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ 6 से 7 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो ऑन ग्राउंड प्लाट मौजूद हैं।
बाकी चूँकि इसमें करप्शन के बेशुमार दास्ताने हैं, उसके बाद जो पोलिटिसाइज हुआ सोसाइटी। कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या 3-3 साल का मेरा ख्याल में टर्न्योर होता है, तो करप्शन की दास्तान तो कोई ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, सोसाइटी को बने कितना अरसा हो गया है, नंबर आपने अलाटीज का थोड़ा सा बताइएगा कि टोटल नंबर क्या है, और अपनी पोजीशन का भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, जो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये 80s में इसका बुनियाद रखी गई। ये बेसिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेंबरान जो वहाँ के रेजिडेंट थे उनके लिए और फेडरल एम्प्लॉइज़ के लिए बनाई गई थी। 80s में बनी, फिर इसके तकरीबन इस टाइम को 40,000 के लगभग मेंबरान हैं, जिसमें से मेंबर जिसके पास प्लाट हैं वो तकरीबन 13,000 हैं, जिनके पास प्लाट्स के लेटर हैं। 13,000 के करीब मेंबरान 13,000 के करीब। ये जो इलेक्शन हो रहा है, टोटल कितने पैनल मद्दे मुकाबल हैं? अपने पैनल का भी थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिए। मेरा पैनल फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप है। ये बेसिकली 4 हमारे ग्रुप हैं G15 में स्टेक होल्डर, जिसमें रेजिडेंट सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है वो हमारे साथ हैं। उसके बाद ज़हीर साहब जो इस सोसाइटी की बुनियाद रखने में जिनका किरदार था, और आज तक जिन लोगों को प्लाट्स मिले हैं, तो उसमें उसकी डेवलपमेंट में राजा ज़हीर साहब जो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, उनका बड़ा किरदार है। उनका एक ग्रुप था, वो हमारे साथ शामिल हुआ। फिर मेरा एक अपना ग्रुप था। फिर ज़ियाउल्लाह शाह साहब जो MPA हैं, साबिक़ MPA रावलपिंडी से, अच्छे असर रसूख वाले इंसान हैं, वो हमारे साथ शामिल हुए। ये 4 ग्रुप्स का मर्जर करके हमने फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप बनाया। इसका बेसिक मकसद ये था कि ताकि सियासत ख़त्म हो और हम सारे मिलके जो मसाइल हैं इसका हल निकाल सकें। अच्छा, टोटल इफेक्टिव्स का नंबर क्या है जिनको एक अरसा दराज से G15 सोसाइटी में उन्होंने पैसे तो जमा करवाए हुए, इंस्टॉलमेंट भी पे की, अब तो पेमेंट भी उनकी मुकम्मल हो चुकी होगी, जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले? इफेक्टिव्स थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप, उनका नंबर क्या है? तकरीबन उनका जो नंबर है इफेक्टिव्स का वो भी 7-8 हज़ार के लगभग है जी। तो आप उन क्या मंशूर आपने तैयार किया हुआ है, कैसे उनकी दाद रसी होगी, प्लॉट उनको मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, या आपने क्या अपना कोई होमवर्क क्या किया हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि जो इससे पहले दौर गुजरा है 3 साल का, उसमें जो काबीना थी उनमें 1 इंच भी ज़मीन परचेज़ नहीं कर सके, क्योंकि आपको पता है लैंड्स की प्राइस बढ़ती जाती हैं डे बाई डे। हमारा सबसे पहले ये है कि जो मसाइल हैं उन सारों का हमें पता है कि मसाइल क्या हैं सोसाइटी के। राजा ज़हीर साहब इससे पहले सोसाइटी में रहे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की सीट पर, और उनको एक एक मसले का पता है और उनके हल का भी पता है। सबसे जो बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में है वो F16 का है। F16 में जो लोकल लोग हैं वो इस पिछली काबीना को किसी भी सुविधा देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की है, हमारा ग्रुप जीत के आता है तो वो हमें लैंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे जोन 5 और 4 का मसला है, वो गुलबर्ग के साथ एक डील चल रही है। इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि शफाफ तरीके से ऐसी डील की जाए कि जो जोन 5 और 4 के अलाटीज़ को कम से कम बोझ पड़े और उनको वहाँ प्लाट मिल सके। अच्छा, वो जो जोन 5 में मैं भी देखता हूँ कि वो एक पुराना अरसा दराज से वो लैंड पड़ी हुई है, बस एक पहाड़ के ऊपर एक जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का एक छोटा सा मेरा ख्याल ब्लॉक नज़र आता है जी। आप कोई खुशखबरी देंगे इलेक्शन जीतने के बाद कि वो जो अलाटीज़ हैं, वहाँ जो मुतासरीन हैं, उनको प्लाट वहाँ पे मिल सकेंगे? जी फैसल भाई, सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम सबसे पहले जोन 5 और F16 के लोगों का मसला हल करें। उसके बाद जो G15 है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पानी के इशूज़ हैं, वहाँ पे रोड्स के इशू हैं, वहाँ पे छोटे सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी के इशू, ये इशू इंशाल्लाह ताला ये हल होने वाले इशू हैं। अच्छा, मुझे ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे गहमा गहमी का बताइएगा कि क्या गहमा गहमी है, जो मद्दे मुकाबल पैनल है उसको कहाँ आप देखते हैं? कोई टफ कंपटीशन होने जा रहा है या आपको लगता है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 4 ग्रुप्स जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो हम एक हो चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई कंपटीशन है। वैसे जो सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन होते हैं वो आलमोस्ट एक MNA की सीट के बराबर का इलेक्शन होता है। कोई शक नहीं है अयाज भाई, ये जो जितने भी हम सोसाइटी के इलेक्शन देखते हैं, और यहाँ सबसे बड़े जो मुझे मसाइल नज़र आते हैं कि जितने मफाद आमा के प्लॉट होते हैं वो नहीं बचते। तो मुझे G15 सेक्टर का थोड़ा सा बताइएगा, जो मफाद आमा के प्लॉट हैं, जिसमें मसाजिद के प्लॉट थे, पार्क्स थे, या स्कूल कॉलेजेस की जगह थी, वो कोई बची हुई हैं या बस वो भी बस गई हुई हैं? असल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये काम करती है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो इन्होंने जो प्लाट दिए हैं, अगर आप उनकी एक्चुअल प्राइस निकालें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 2-2, 3-3 लाख का 30-60 का प्लाट है जिसकी आज करोड़ों में वर्थ है। तो जब ये प्लाट दिए गए तब हालात कुछ और थे, आज के हालात अब चूँकि स्टैंडर्ड चेंज हो गया है रहने का, जब से प्राइवेट सोसाइटीज़ आई हैं तो लोग वो फैसिलिटीज़ मांगते हैं जो आजकल प्राइवेट में मिलती है। लेकिन चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे प्लाट दिया होता है, उनके पास बहुत कम हैं। तो इसी तरह सोसाइटीज़ में कई लोगों ने एम्यूनिटीज़ के प्लाट भी यूज़ किए, तो मैं समझता हूँ कि वो एम्यूनिटीज़ के प्लाट उन लोगों का हक बनता है, उनको देने चाहिए। नहीं, मेरा जो सवाल ये है कि जो मफाद आमा के प्लाट हैं, स्पेशली जो मस्जिद के प्लाट बेचे जाते हैं, पार्क बेच दी जाती है,
स्कूल कॉलेजेस बेच दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो एक्चुअल लैंड थी जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस थे वहाँ बन चुके हैं या जगह पे कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट बना के ये बेच दी गई है? जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कम इस तरह के वाक़यात हुए हैं। वहाँ पे मसाजिद के प्लाट मौजूद हैं, वहाँ पे स्कूल बन चुके हैं, पार्क्स बन चुके हैं। बहुत को थोड़े पैमाने पे इस तरह की चीज़ हुई होगी कि एमिनिटीज़ के प्लाट को यूज़ किया गया हो। अच्छा नासिर साहब, आप भी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आप गहमा गहमी देख रहे हैं, इलेक्शन तो रीशेड्यूल हुआ है, 1 जनवरी को होने जा रहा है। तो आप क्या इलेक्शन देख रहे हैं? कौन सा इलेक्शन में आपको पलड़ा जो है किसी पैनल का भारी दिखाई दे रहा है? देखिए जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन बड़ी अहमियत रखता है और इस इलेक्शन के थ्रू जो है अगले 3 साल के लिए एक ऐसी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो मुंतखब की जाती है जो करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए के मामला जो है वो सोसाइटी के चलाती है। और मैं समझता हूँ इसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान हैं जिनका वोट है उनको लाजमी निकलना चाहिए और अपने ऐसे किसी भी पैनल को मुंतखब करना चाहिए जो अगले 3 साल उस हाउसिंग सोसाइटीज़ को चलाएं और जो मुतासरीन हैं उनको डिलीवर करें। इस वक्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जम्मू कश्मीर आपकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है ये कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट में। और इसके इलेक्शन जो है वो 1 तारीख को होने जा रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि अयाज भाई का ग्रुप जो है वो इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। मैं खुद चूँकि G15 के अंदर रहता हूँ, मैं मेंबर हूँ सोसाइटी का, और बल्कि मैं मेंबर नहीं हूँ, हमारी पूरी फैमिली के वहाँ पे प्लॉट्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके वहाँ पे प्लॉट्स हैं और इस वक्त पोजीशन अच्छी है। और अगर अयाज भाई का, जैसे अयाज भाई ने कहा कि राय ज़हीर साहब जो हैं वो एक अच्छे समझदार और एक्सपर्ट हैं जो लैंड परचेज़ करने का मरला है उसको बड़ी बखूबी जानते हैं। ऑलरेडी जो लैंड लॉर्ड हैं उनके साथ उनका अच्छा तल्लक है और मैं समझता हूँ वो अगर इस सोसाइटी की दोबारा जो है वो इस सोसाइटी के मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चूँकि चेयरमैन के पास पावर होती है, जनरल सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी, तो ये एक अच्छा पैनल है जिसमें जो हमारे रैशी मेंबरान है, जो हमारा ग्रुप है, उसने भी सपोर्ट की है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये पैनल जो है वो जीतेगा। अयाज भाई, हाई कोर्ट का आज फैसला आ गया जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अब कल हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ने कोई कहा बल्दियाती इलेक्शन करें, तो 1 को आपका इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या वोटर आपके उधर बिजी हो जाएंगे? आपको अपना इलेक्शन काम दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ेगा, चूँकि अभी मुझे कॉल्स आपके सामने आना शुरू हो गई कि चूँकि बल्दियाती इलेक्शन अगर कल होता है तो इतने अचानक इलेक्शन को मैनेज करना मुश्किल होगा लोगों के लिए भी, और वोटर डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा, हमारे सपोर्टर डिस्टर्ब होंगे। तो मुझे यकीन है कि शायद ये कल इलेक्शन ना हो, आगे चला जाए 1 आध हफ्ता, क्योंकि इस टाइम एकदम मेरा आज जिस तरह आपने पहले बताया कि इलेक्शन अब कल होने जा रहा है, तो ये कोई 12-13 घंटे पीछे पड़े हुए हैं, तो इतने जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि बंदोबस्त हो जाए और बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। अच्छा, अपने मेम्बरान को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा अपने मेम्बरान को ये मैसेज है कि आप परसों इलेक्शन है आपका जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। हम लोग जो रेजिडेंट वेलफेयर वाले हैं, हम तकरीबन पिछले कुछ 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए और हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। आप परसों निकलेंगे, फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप को वोट देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल का हल होगा, वरना जो पिछला 3 साल गुजरे हैं वो आप देख चुके हैं। बिल्कुल अयाज साहब, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है। जो एक जमहूरी अमल होता है इलेक्शन, मैं भी यही समझता हूँ और ये मेरी भी दरख्वास्त है कि जितने भी रिहायशी हैं उनको बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और एक जमहूरी अमल को एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। तो मेरा यहाँ में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे, इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन्स। यहाँ पर अरबों रुपए का रियल एस्टेट के नाम पर शहरियों के साथ फ्रॉड हुआ। माजरा कुछ यूँ है कि अरसलान नामी एक शख्स था, उसने बड़ा खूबसूरत गुलबर्ग ग्रीन में अपना दफ्तर बनाया और वहाँ पर उसने एक कमर्शियल प्लाजे बनाकर बेचने का सिलसिले का आगाज़ किया। पहले उसने 4 से 5 मरले का एक कमर्शियल यूनिट बनाया, उसकी बुकिंग की, लोगों को जो चीज़ें थी, दुकानें थी, फ्लैट से वो डिलीवर किए। लेकिन उसके साथ ही उसने सोसाइटी से 2-2 कनाल के 3 प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लिए, कुछ डाउन पेमेंट देकर वो प्लॉट लिए और उनकी बुकिंग का आगाज़ कर दिया। फिर अरबों रुपए इकट्ठे कर वो मुल्क से फ़रार हो गया। अब ड्रामाई अंदाज में वो गिरफ़्तार हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे नासिर गोंदल साहब से, क्योंकि इनकी खासी इनको इस हवाले से। तो नासिर साहब, ये क्या माजरा था कि इस्लामाबाद में अरबों रुपए का रियल एस्टेट के नाम पे फ्रॉड हो जाता है? देखिए फैसल भाई, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसमें मैं समझता हूँ कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हमने पहले भी बात की है कि आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो बैक की तरफ जा रही है, स्लो होता जा रहा है काम जो है। इन्वेस्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना पैसा निकाल रहा है। तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह
यहाँ पे रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड भी है। अब आप ये देखें कि अरबों रुपए का इस शख्स ने फ्रॉड किया है, और फिर फ्रॉड की वजह भी 2-3 वजूहत हो सकती हैं कि एक तो सबसे बड़ी वजह मुझे, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जब तक लालची लोग जो है वो जिंदा है तब तक फ्रॉडी आपके कामयाब होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। और इसमें भी मैंने देखा कि जिन लोगों ने भी इसके अंदर सरमायाकारी की, उन्होंने बहुत लालच की वजह से इसके अंदर सरमायाकारी की है, क्योंकि आम ओवरऑल रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसका रेंट जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 0.5% या 0.6% एक रीजनेबल रेंट है। तो ये क्या ऑफर कर रहा था? 1% ऑफर कर रहा था। इसका तरीका क्या था बिजनेस का? इन्होंने फैसल भाई इन्होंने 0.5% तो ऑफर ही नहीं किया, इन्होंने 1% से शुरू किया, और जिन लोगों ने एंड में इसके साथ 15-15, 20-20 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की है, उन लोगों को इसने 4 से 5% रेंट जो है वो ऑफर करना शुरू किया। मतलब कि बिल्डिंग अभी तैयार ही नहीं हुई, कोई चीज़ साइड ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, और इन्होंने फुल पेमेंट लेके पर मंथ जो है वो सेकंड मंथ से जो है वो अच्छा, इन्होंने सिर्फ फुल पेमेंट नहीं ली, बल्कि मेरी जो इतलात हैं कि इन्होंने जो लेने आ रहा था उसे कहा कि अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है तो आप एडजस्ट करवाएं, और एडजस्ट भी मार्केट वैल्यू से वो ज्यादा करते रहे। तो ये क्या माजरा था? देखे ना, मैंने आपको पहले बताया कि लालच दिया उसने सबसे पहले, और लालची लोग जो है उस जाल के अंदर फंसे कि अब आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी जो है वो 50 लाख रुपए की है या 25 लाख रुपए की, और 25 लाख की गाड़ी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 25 लाख है, और वो बंदा आपसे 30 लाख या 35 लाख रुपए की परचेज कर रहा है, और लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आई कि इतना बड़ा जो है वो लालच या इतनी हमारी गाड़ी की वैल्यू जो है वो कैसे बन गई। और रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है जो मंजर आम पे आया है, ये तो एक मंजर आम पे आ गया, और इस वक्त मुतासरीन जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में भी जा रहे हैं, दर बदर भी हो रहे हैं, और लेकिन आने वाले टाइम में मैं जो रियल स्टेट इस वक्त जो डेवलपर हैं उनमें और बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं जो रेंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है और रेंट ऑफर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नासिर साहब ये पहला वाकया था, इससे पहले भी और भी वाकयात ऐसे हो चुके हुए हैं? देखिए, फ्रॉड के तो इससे पहले, जब से आपको पता है पाकिस्तान बना है, ये चीज़ें जो है वो हमारे माशरे के अंदर चल रही हैं, लेकिन रियल स्टेट के अंदर ये एक बड़ा फ्रॉड था। इससे पहले बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से फ्रॉड आया, जिन लोगों ने फाइलें बेची, और जैसे अभी हमने पहले भी बात की है कि आने वाले टाइम में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन 14 से 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अगले 1 साल बाद 2 साल बाद उनका फ्रॉड भी जो है वो मंजरे आम पे आएगा। नासिर साहब, मैं इस पे सरदार अयाज साहब के कमेंट्स लूँगा। सरदार साहब, इस्लामाबाद में इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है, अरबों रुपए का फ्रॉड किया जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है, और अदारे फिर वही बात आ जाती है कि इदारे खामोश रहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेरा ख्याल में ये पहला बड़ा फ्रॉड है इस्लामाबाद में जो मैंने देखा अपनी इस लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इदारों के अलावा जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ की, एक चीज़ है जो अभी ऑन ग्राउंड है ही नहीं, और लोग उसका रेंट मांगते हैं, और लोग बड़ी खुशी से रेंट लेते हैं, लोग ऑफ़र करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये सूद के ज़मरे में आ जाता है। तो वैसे भी जहाँ सूद हो वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला से जंग है, तो इसलिए ये इसका हाल यही होना था। और तो लोगों को नजर नहीं आता कि ग्राउंड पे कोई चीज़ है नहीं और उसका रेंट भी क्लेम कर रहे हैं, और फिर रेंट ले भी रहे होते हैं कि उस टाइम उनको चीज़ें नजर नहीं आती। ऐसे जो लालची लोग हैं फिर उनका इलाज भी ऐसा ही होता है। देखें, एक बंदा जो है वो उसको पता है कि ये चीज़ वजूद ही नहीं रखती, आप उसका रेंट ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बैंक में रख के सूद खाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप अपने साथ भी फ्रॉड करा रहे हैं और मुल्क का भी बदनामी हो रही है इसमें। अच्छा अयाज साहब, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो कोई भी शहरी अगर अपनाए तो वो किसी भी फ्रॉड से बच सकता है? क्या एडवाइस करें? सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि आप देखें जिस बंदे से आप चीज़ ले रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें आप। और दूसरी बात यह है कि जो रियल्टर हैं उनका तजर्बाकार होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है मार्केट में कि नए जो लड़के हैं वो आते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लोगों का पैसा भी ज़ाया कर देते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि एक तो आपने कहा कि रियल्टर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो इसके साथ क्या शहरी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जाके उस सोसाइटी को खुद भी जाके देखे और उसका वजूद भी देखे, उसके कानूनी तकाज़ों को भी किसी जो मुतल्लिका इदारा से चेक करे? ये जिम्मेदारी नहीं बनती शहरी? जी बिल्कुल, जो लोग अपना सरमाया लगाते हैं उनको चाहिए कि वो जाके चेक करें कि उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं उस जगह की। दूसरी बात, अभी नासिर गोंदल साहब ने एक अकेडमी शुरू की है बिज़नेस, पाकिस्तान बिज़नेस अकेडमी के नाम से। तो मैं समझता हूँ कि तमाम रियल्टर्स को चाहिए कि इस तरह की अकेडमीज़ में आएँ और सीखें। सबसे ज़रूरी है कि आप रियल एस्टेट के काम को सीखेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा कर सकेंगे। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे, कोई भी शख्स या कोई भी पाकिस्तानी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है तो उसको क्या बुनियादी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे वो किसी भी फ्रॉड से बच सकता है? फैसल भाई बिल्कुल जी, एग्जैक्टली उसको ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहिए। जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर वो सरमायाकारी कर रहे हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको लाजमी चेक करें।
फिर उसके बाद जो है किसी अच्छे रियल स्टेट एडवाइज़र से आप मशवरा लाजमी करें, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी बाई करें। लेकिन इसमें फैसल भाई एक चीज़ हमने और जो ये फ्रॉड हुआ है उस हवाले से हमने मिस की है, वो ये है कि जो जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया उनका पैसा जो है वो इस वक्त डूब गया है। और हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस केस को जल्द से जल्द जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और इन लोगों का पैसा जो है वो रिकवर करें, ताकि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर ये एक मिसाल कायम हो और आने वाले टाइम में जो फ्रॉडी हैं वो इतने आसानी के साथ जो है वो सादा लोगों से फ्रॉड ना करें। और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका एतमाद इस वक्त रियल स्टेट इंडस्ट्री में बड़ी मुश्किल से बना है, वो लोग भी आइंदा भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करते रहें। अब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो बच्चों समेत सड़कों पर है और 2 जनवरी को मेरा ख्याल है वो प्रेस क्लब के बाद एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई इनकी दाद रसी होगी, क्या इनको इनके पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि आपको असरात दिखाई देते हैं? मेरे ख्याल में अरसलान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और कोर्ट के अंदर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी अलमिया है कि कोर्ट जो है वो पैसे लेके वापस करने का इतना अच्छा जो है वो मैकेनिज़्म इस वक्त नहीं है। कोई बंदा भी फ्रॉड करता है तो कोर्ट के पास सबसे बड़ा जो इख्तियार है वो ये होता है कि वो उस शख्स के नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है उसको नीलाम करके वो अमाउंट जो है वो मुतासरीन को तकसीम की जाती है। लेकिन आपको पता है जिस बंदे ने प्री प्लान जो है वो फ्रॉड करना होता है वो प्रॉपर्टी या अपने नाम के ऊपर अपने बैंक अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट नहीं रखता, वहाँ से रिकवरी जो है वो इदारों को चाहिए कि उस बंदे से जो है वो प्रॉपर रिकवर करें वो पैसा और मुतासरीन में तकसीम करें। तो आप मेरा नहीं ख्याल कि मुतासरीन को इतनी जल्दी को रिलीफ मिलता हुआ में हमें स्पेशली इस केस में दिखाई देता है, क्योंकि मुतासरीन मेरा ख्याल है 2 साल हो गए वो सड़कों पर हैं। अब वो इंतज़ामिया से डील करते हैं और कोई असरात नज़र नहीं आते। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मुतासरीन है दोबारा कोई भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी हिस्से में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनको क्या सबसे पहले चेक करना चाहिए? क्या बिल्डर का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो चेक करना ज़रूरी नहीं होता? बिल्कुल डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि वो बिल्डिंग का मालिक है, क्या ऑन ग्राउंड काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि इसमें लालच कितना है, क्या ये जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोग रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारे प्लॉट्स परचेज करेंगे और रातों रात जो है वो अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी एक अपनी एक ख़ास उसका जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं। इतना रातों रात जंप जो है वो नहीं लगता। तो आप तमाम दोस्त अहबाब से भी गुजारिश है कि आप भी प्रॉपर्टी के अंदर ये सोच के इन्वेस्टमेंट ना करें कि आज जो हमने प्लॉट लिया है अगले 6 महीने के अंदर साहब प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो नए नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान रियल एस्टेट के बिजनेस से मुंसलिक हुए हैं, मैसेज क्या उनको देंगे? बहुत इस वक्त ज़रूरत है जी। हमारे जो पुराने रियल स्टेट एडवाइज़र हैं बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे भी आए हैं कि जिनको प्रॉपर्टी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पाकिस्तान बिजनेस एकेडमी के नाम से भी एकेडमी बनाई है और भी बहुत सारे इस तरह के आपको प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं जहां पे आप बाकायदा तौर पे रियल स्टेट के काम को सीख के आप एक अच्छे और प्रोफेशनल रियल स्टेट एडवाइज़र बन सकते हैं, ताकि जो लोग भी आपके थ्रू सरमायाकारी करें उनकी सरमायाकारी भी महफूज रहे और आप भी एक अच्छे रियल्टर के तौर पर सामने आएँ। अयाज भाई, थोड़ा सा आप भी शॉर्ट सा मैसेज दीजिएगा नए नौजवान जो रियल एस्टेट के बिजनेस से मुंसलिक हुए हैं। मैंने पहले भी ये बताया है कि उनको चाहिए कि सबसे पहले इस काम को सीखें, और वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, कहते हैं आज हम आएँ और रातों रात अमीर हो जाएं। ये शॉर्टकट वाला दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है। स्लो आप काम को सीखें, स्लो काम करें। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपका, बहुत शुक्रिया नासिर गोंद। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कोशिश की है कि रियल एस्टेट से मुतल्लिक जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनका आपको हल भी बता सकें, और साथ हमने कोशिश की है कि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले वो बुनियादी इक़दामात जो अपनाने चाहिए वो भी आपको बताने की कोशिश की है। रियल एस्टेट से मुतल्लिक इंशाअल्लाह आइंदा जुमे भी मुफीद मालूमात लेकर हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।